Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am वनिता प्राशर, आपके सामने आज फिर आई हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वन लाइनर का कंसेप्ट लेके। आज का फर्स्ट वन लाइनर इज सेक्शन 164 डज नॉट अनेबल अ पार्टी टू सीक एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सेक्शन 164 क्या कहता है कि जो भी आप कोर्ट में पेश कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स, वो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो ज़रूरी नहीं है उस मैटर में। आप जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्चुअली वहाँ जाकर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दोगे। अगर आपने मना कर दिया, नोटिस है और आपने एक बार कह दिया कि नहीं जी मैं तो इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन बाद में आप उसे प्रोड्यूस करने की परमिशन मांगते हो तो वो आप नहीं कर सकते। अगर सेक्शन 164 को अगर आप पढ़ो वो क्या कहता है, ये सेक्शन 164 मेनली सिविल मैटर्स में यूज़ होता है। ऑर्डर 11 रूल 15 जो इसके बारे में बात करता है, कहने का मतलब है वो इसके साथ कोरिलेट हो रहा है। एक तरीके से ये एस्टॉपल बाय नोटिस भी माना जाता है। वन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एक पार्टी पहले कोई एविडेंस आ रहा था, उसको डॉक्यूमेंट आ रहा था, उसको मना कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन बाद में जब अपना फ़ायदा देखने के लिए उसको अगर यूज़ भी कर रहा है तो वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। एक तो दूसरी पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए और सेकेंडली कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 बेयर एक्ट निकालिए अपना, उसमें लिखा हुआ है द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन। जैसे हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन जो है वो स्कैंडलस नहीं होने चाहिए, फ्रिवलस नहीं होने चाहिए, किसी के करैक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन कोर्ट क्या है 165 के पास, कोर्ट को एक वाइड पावर देती है। कोर्ट क्या कर सकती है, आस्क एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को वो पूछ सकती है, इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से, एट एनी टाइम, किसी भी समय, ऑफ एनी विटनेस, किसी भी विटनेस से। तो कोर्ट के पास ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। फिर क्या कह रहा है, और ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रेलेवेंट और इररेलेवेंट, चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट की बात हो रही है चाहे इररेलेवेंट फैक्ट की बात हो रही है, कोर्ट हर प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है और किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट का ऑर्डर भी दे सकता है। उस मामले में नो पार्टी और हिज एजेंट, एजेंट का मतलब वकील, कोई भी पार्टी उसका वकील शैल बी एंटाइटल्ड टू रेज एनी ऑब्जेक्शन, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता वहाँ पर। और ऑर्डर अंडर सेक्शन 165 में अगर कोई ऑर्डर आ गया है तो उसके अंदर वो ऐसा कुछ एक्ट नहीं कर सकता। द विटनेस शैल बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू एनी आंसर दैट ही मे गिव। हालांकि जो भी क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है और जो भी वो आंसर दे रही है, ऐसा नहीं कि उसी आंसर को कोर्ट फाइनल मानेगी, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, द एडवर्स पार्टी हैज़ अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन, तो वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी। सेक्शन 165 कन्फेस वास्ट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ द कोर्ट। ये क्या करता है कि वास्ट, बहुत बड़ा दायरा है, बिना किसी रोक टोक की पाबंदी की ये पावर्स होती हैं। द आंसर गिवन बाय द पार्टीज विटनेस इन रिप्लाई टू क्वेश्चनिंग बाय द जज कैन बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, वो हमने पढ़ लिया, कोई इशू नहीं है इस मामले में। ठीक है, एक बार एक मिस्टेक थी उसको मैं सेव कर देती हूँ, फिर ये जो है नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी। द आंसर्स जो है विटनेस के द्वारा दिया गया उसको क्रॉस एग्जामिन हो जाएगा केवल जज की परमिशन से, इसमें ये भी दिया गया है। अ जज इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 165 टू पुट इररेलेवेंट क्वेश्चन एट टू विटनेस बट ही कैन नॉट बेस हिज जजमेंट ऑन रेलेवेंट फैक्ट। वो इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग तो कर सकता है कि जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो 5 से 55 सेक्शन के बीच में जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनके अलावा कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग कर सकता है, लेकिन वो उसके बेस पर जजमेंट नहीं दे सकता। सेक्शन 166 डज नॉट प्रिवेल इन इंडिया डीलिंग विद ट्रायल बाय जूरी। बात आ रही है 166 की, जो जूरी सिस्टम है वो अब इंडिया में प्रिवेल नहीं करता। जूरी सिस्टम, अगर आपने रुस्तम मूवी देखी होगी कि अब नानावटी के केस पर बेस्ड थी, तो वो लास्ट जूरी केस था। उसको ख़त्म क्यों किया गया, उसको ख़त्म इसलिए किया गया क्योंकि जो जूरी होती है वो मीडिया के प्रभाव में और लोगों के प्रभाव में अपने जजमेंट्स दे देती है। फिर दोबारा हम आ गए अंडर सेक्शन 90, प्रिजम्पशन की बात करता है। निकाल लीजिए बेयर एक्ट प्रिजम्पशन क्या कहती है सेक्शन 90 की। सेक्शन 90 कहता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन है। कोर्ट जो है इसमें प्रज्यूम करती है, मे प्रज्यूम की बात है
डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 90 मस्ट बी अंडर प्रॉपर कस्टडी में होनी चाहिए। पहला पॉइंट, प्रिजम्पशन तब करेगी एक प्रॉपर कस्टडी, यानी कि तहसीलदार ऑफिस है या गवर्नमेंट ऑफिस में है, एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सस्पिशन, उस पर किसी प्रकार का शक ना हो, डाउट ना हो कि ये जो है डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 इज अवेलेबल ओनली टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर ये अवेलेबल होता है, फोटोकॉपी पर नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 रिलेट्स टू सिग्नेचर राइटिंग ओनली, डज नॉट इंक्लूड ट्रुथ ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सिग्नेचर राइटिंग को भी प्रिजम्पशन कर रहा है, लेकिन केवल सिग्नेचर राइटिंग के बेस पर ये उसके कंटेंट के सच्चाई पर शामिल नहीं करता। सेक्शन 90 डज नॉट अप्लाई इन केस वेयर सिग्नेचर ऑफ पार्टिकुलर पर्सन नॉट इन क्वेश्चन, जहाँ पर किसी व्यक्ति का सिग्नेचर क्वेश्चनिंग में नहीं है, इश्यू में नहीं है, तो उस पर किसी प्रकार का सेक्शन 90 अप्लाई नहीं होता। कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू प्रिज्यूम सच डॉक्यूमेंट एज एंशिएंट डॉक्यूमेंट विच वॉज रिटन लॉन्ग एगो, प्रिजम्पशन गिव्स इट एविडेंटरी वेटेज। कह रहा है कि एक लॉन्ग एगो पहले कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट अगर चाहेगी तो वो उसको मानेगी, कोर्ट ने अगर नहीं मानना तो वो उसकी मर्जी है, वो आप उसको पाबंद नहीं करते हो। मैं प्रिज्यूम कह रहा है सेक्शन 90, पार्टी प्रेजेंटिंग सच डॉक्यूमेंट मस्ट मेक एन एप्लीकेशन विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्ट टू प्रिज्यूम। जो भी पार्टी उसको प्रेजेंट कर रही है वो एक एप्लीकेशन देगी कि क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है कोर्ट के प्रिजम्पशन के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपन द पार्टी हु वांट्स टू रिलाई अपन सच डॉक्यूमेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे होगा जो उस डॉक्यूमेंट को साबित करना चाह रही है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर कस्टडी क्या है। प्रॉपर कस्टडी का मतलब होता है कस्टडी इफ दे आर इन द प्लेस इन विच दे वुड नेचुरली अंडर केयर ऑफ पर्सन, जहाँ पर वो केयर ऑफ पर्सन के पास थी, यानी कि जो अथॉरिटी उसके पास थी, विद होम दे वुड नेचुरली बी, जहाँ पर उसको होना चाहिए था। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई रजिस्ट्री है, वो तहसीलदार ऑफिस में होती है तो वहीं होनी चाहिए, किसी और जगह नहीं, तो उसकी प्रॉपर कस्टडी मानी जाएगी। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 इज अप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पे अप्लीकेबल होता है, पब्लिक और प्राइवेट हो, चाहे रिक्वायरिंग अटेस्टेशन और नॉट, चाहे वो अटेस्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल डीड्स, फैमिली सेटलमेंट्स और रिसिप्ट्स, इन पर जो है ये प्रिजम्पशन चलेगा। तो आज की क्लास में हम यही छोटा सा वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे ट्यून, स्टे वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।